मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरी पाठशाला ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं वेलकम करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमेशा चर्चा में रहता है। इसमें अगर बात किया जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण हाल फिलहाल का चर्चा का टॉपिक है लद्दाख को लेकर के। लद्दाख पर एक पर्यावरणविद हैं जो लगातार आंदोलन पर 20-22 दिन से हैं और आंदोलन पर रहने के दौरान उन्होंने क्या मांग की और क्यों आंदोलन पर हैं, उन्होंने आमरण अनशन कर रखा था और उस आमरण अनशन के पीछे क्या कारण रहे, इन सारी चीजों पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ग्रोइंग टॉपिक है लद्दाख। और लद्दाख में सोनम वांगचुक जो आमरण अनशन पर हैं, क्लाइमेटिक संबंधित रीजन को लेकर के पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटल एनालिस्ट हैं अगर बात किया जाए, तो आज उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्यों अनशन पर हैं रेंचो। लद्दाख क्लाइमेट क्राइसिस क्या है? लद्दाख क्लाइमेट क्राइसिस और अनशन पर रेंचो यानी सोनम वांगचुक क्यों है? ये रेंचो शब्द आपका थ्री इडियट से लिया गया है, क्योंकि वह इन्हीं पर आधारित है। पूरी तरीके से अगर बात किया जाए तो जो रेंचो थे वो पूरी तरीके से आमिर खान ने इन्हीं की फिलॉसफी को, इन्हीं के बैकग्राउंड को एक्सेप्ट किया था, इसी पर आधारित थोड़ा सा प्रभावित वह मूवी रही है। तो चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला को। शुरुआत करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो, जो सामान्य रूप में लद्दाख क्राइसिस और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले यह देख लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण चीजों को हम एनालिसिस करेंगे, किन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लद्दाख के बारे में जानेंगे कि लद्दाख का रीजन है क्या, कहाँ पर है और क्यों जलवायु को लेकर के बहस लगातार छिड़ी हुई है, क्यों चर्चा पर बना हुआ है, इस मुद्दे पर जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे क्यों लद्दाख की जलवायु भारत के लिए उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद सोनम वांगचुक क्यों कर रहे हैं अनशन, क्या कारण है, उन चीजों पर हम चर्चा करेंगे। क्या उनकी महत्वपूर्ण मांगे हैं, यह देखेंगे। भारत के भविष्य के लिए क्यों जरूरी है लद्दाख का यह रीजन, क्यों उसके पर्यावरण को लेकर के चिंता जता रहे हैं पर्यावरणविद, क्या महत्वपूर्ण खतरे देखे जा रहे हैं, साथ में अगर बात करें क्यों पर्यावरण संरक्षण जरूरी है। तो इन सारे प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में, महत्वपूर्ण वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सोनम वांगचुक और लद्दाख से संबंधित बातें। सबसे पहले जानते हैं कि लद्दाख है क्या, कहाँ पर है, कौन सा क्षेत्र है। तो लद्दाख की अगर बात किया जाए तो लद्दाख इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ भारत, यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर बात किया जाए कि लद्दाख का रीजन है, लद्दाख के रीजन के बाद ये अक्साई चीन का रीजन है, ये पीओके का रीजन है। अगर बात करें तो ये आपका पीओके वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो यह जो क्षेत्र है पूरब की तरफ, यह अक्साई चीन वाला रीजन है, यानी चीन के अधिकार क्षेत्र 1962 में जो चाइना ने ले लिया था वो वाला रीजन है। ठीक है, इसके बाद ये भारत का ध्वज है और ये लद्दाख की सील है, और जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? लद्दाख एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी का दर्जा प्राप्त कर रखे हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद लद्दाख के इस रीजन को देखिएगा जो क्लाइमेटिक रूप से काफी ज्यादा वर्चस्व वाली है, सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें ये सो मोरिरी मोरिरी का रीजन है। ये अगर बात करें तो लेह और सो मोरिरी वाला रीजन है, झील वाला रीजन है। ये आपका लिकिर मठ का क्षेत्र है जो इस नीचे दिखाई दे रहा है, ये फिगर है। अब लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख को तिब्बती भाषा में ऊंचे दर्रों की भूमि कहा जाता है। तिब्बती लिपि के आधार पर इसे क्या कहा जाता है? ये तिब्बती लिपि में लद्दाख लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। क्योंकि लद्दाख का रीजन तिब्बत क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तिब्बत की ही भाषा, तिब्बत की ही लिपि, तिब्बत की ही संस्कृति को
वैरी करता है, उसी से जुड़ाव रखता है। तो सामान्य रूप में यही कारण है कि लद्दाख एक तिब्बती वर्ड है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचे दर्रों की भूमि। इसके बाद बात करते हैं, भारत का यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। यानी अगर काराकोरम रेंज की बात करें तो काराकोरम और ग्रेट हिमालय वाला जो रीजन है, इसके मध्य के भाग को ही हम तिब्बत के नाम से यानी लद्दाख के नाम से जानते हैं यहाँ पर भारत में। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। यानी यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, काफी ज्यादा विरल जनसंख्या है, फैली हुई जनसंख्या है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें, भारत गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन को भी इसका भाग मानता है। अभी जस्ट हमने पीछे के मैप में देखा था कि सामान्य रूप में अगर बात करें तो ये पीओके वाला रीजन और ये अक्साई चीन वाला रीजन, भारत ये मानता है कि यह पूरा हिस्सा हमारे लद्दाख के क्षेत्र का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में क्रमशः जो वर्तमान में क्रमशः पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में मौजूद है। यानी इस पर चीन और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। यह पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण में भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान से घिरा हुआ है। यानी यह इसकी बाउंड्री लाइन है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर बात किया जाए तो सुदूर उत्तर में काराकोरम दर्रा पर सिंजियांग, यह काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर से लेकर उत्तर में दक्षिण में मुख्य हिमालय तक फैला हुआ है। यानी उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर से दक्षिण में मुख्य हिमालय यानी ग्रेट हिमालय तक फैला हुआ है। पूर्वी छोर की अगर बात करें जिसमें निर्जन अक्साई चीन का मैदान शामिल है, भारत सरकार द्वारा लद्दाख के हिस्से के रूप में दावा किया जाता है। 1962 से चीनी नियंत्रण है, यानी 1962 में चीन ने इस पर नियंत्रण कर रखा था। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। यानी अगर बात किया जाए तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित हो गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है, यह भी जानने रहिएगा। सबसे बड़ा यूटी है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो लद्दाख में जलवायु परिवर्तन का असर कृषि पर पड़ रहा है। जैसे जैसे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण कम बर्फबारी और बारिश हो रही है, इन बदलावों ने भारत में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में खेती के पैटर्न को प्रभावित करना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर के एक तो बारिश, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा और लगातार ग्लेशियर्स के पिघलने का कारण वहां पर जो एग्रीकल्चर है वो बुरी तरह प्रभावित है। लद्दाख को एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी शुष्क जलवायु के कारण खेती करना कठिन तो है ही, इससे किसानों के पास सीमित विकल्प रह जाते हैं और उन सीमित विकल्पों में भी आज के समय में पर्यावरण के कारण लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो नुब्रा घाटी के हुंडर गांव में रहने वाले एक किसान हैं, 65 वर्षीय किसान टी नामग्याल ने लद्दाख में पानी की बढ़ती कमी देखी है। टी नामग्याल जी क्या कह रहे हैं कि लद्दाख में लगातार पानी की कमी हो रही है। पिछले कुछ दशकों में बर्फबारी में काफी कमी आई है। जब बर्फबारी कम हो रही है, अब नदियों और नालों में बहुत कम पानी है। यानी बर्फबारी कम होगी तो आइस नहीं होगा, आइस नहीं होगा तो मेल्ट नहीं होगा, मेल्टिंग नहीं होगा तो पानी की अवेलेबिलिटी कम होगी, वाटर की अवेलेबिलिटी कम होगी। इससे पहले इस क्षेत्र में बहुत भारी बर्फबारी हुई थी। 30 साल पहले तक खारदुंगला दर्रे 6 महीने के लिए बंद रहता था। यानी खारदुंगला दर्रे की अगर बात किया जाए तो 6 मंथ तक बंद रहता था बर्फबारी के कारण। अब बर्फबारी कम है और इसका असर हमारी नदियों और जलधाराओं के स्वास्थ्य पर पड़ा है। पानी की कमी के कारण हमारी फसलें खराब हो रही हैं। यानी कुल मिलाकर के सबसे बड़ा चैलेंज है लद्दाख के रीजन में कि जो वहां पर पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं वो क्लाइमेटिक रीजन से लगातार इनकी जो थिकनेस है, मोटाई है बर्फ की, वो कम होती जा रही है, क्योंकि बर्फबारी कम हो रही है तो इनके ऊपर थिकनेस कम हो रही है। और पानी तो औसत रूप में यहाँ पर बर्फ की अगर बात करें तो मेल्ट ही हो रहा है, तो मेल्ट होने के कारण ये सारे प्रभाव यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो यही आपके नामग्याल जी बता रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं
तो लद्दाख में नुब्रा घाटी के हुंदर गांव में रहने वाले नामग्याल का कहना है कि बर्फबारी कम हो गई है, जिससे सब्जियों और फसलों के लिए पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई, यानी जल की उपलब्धता में वहां पर गिरावट दर्ज की गई है। इसके बाद पानी की कमी का कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव केवल उनके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। नामग्याल जी का कहना है कि इस क्षेत्र के सभी गांवों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है, यानी पूरा लद्दाख रीजन इससे प्रभावित हो रहा है, जहां पर वाटर क्राइसिस तेजी से जन्म ले रहा है। खारतुम गांव में जो हुंडर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, 45 वर्षीय किसान नरबू के पास बताने के लिए ऐसी ही कहानी। उनका कहना है कि न केवल पानी की आपूर्ति कम हो गई है, बल्कि अब कम दिनों तक पानी की उपलब्धता भी दिखाई दे रही है। यानी कुल मिलाकर के लगातार वाटर क्राइसिस लद्दाख का महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, और यह केवल लद्दाख को नहीं प्रभावित करेगा, वहां से जाने वाली प्रवाहित होने वाली नदियों को भी प्रभावित करेगा। और जब नदियां प्रभावित होंगी तो उससे जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र होंगे, जो भी देश का हिस्सा होगा, देश के अलावा दूसरे देशों का हिस्सा होगा, लोग होंगे, वो सब प्रभावित होंगे। अपने खेतों में खड़े होकर नरबू पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम वहां देख सकते हो? पहले वे पहाड़ सभी बर्फ से ढके हुए थे, अब बर्फ नहीं है और ग्लेशियर पिघल गए हैं। इन जलधाराओं में पानी कम हो गया है और अक्सर ये सूख जाते हैं। हमें डर है कि आने वाले वर्षों में समस्या और बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर के जो वाटर क्राइसिस है, यानी जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और नई ग्लेशियर्स पर बर्फ नहीं पड़ रही है, तो उसका असर दिखाई देगा। संख्याएं चिंताजनक है। 2013 और 17 के बीच लद्दाख में वार्षिक वर्षा 50% से 80% की कमी थी। 2016 के रिकॉर्ड में कम बारिश हुई, यानी 2016 रिकॉर्ड कम बारिश का वर्ष माना जाता है। यानी लगातार प्रत्येक वर्ष औसत वर्षा जो है वो कम होती जा रही है। और जब औसत वर्षा कम होगी, बर्फबारी कम होगी, तो ग्लेशियर्स में बर्फ नहीं पड़ेगी और पानी की समस्याएं जन्म लेंगी। लद्दाख को एक ठंडे रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। इसकी शुष्क जलवायु कृषि के लिए पारिस्थितिकियों को कठोर बनाती है। यानी कुल मिलाकर के शुष्क जलवायु जो है यहाँ पर कृषि की परिस्थितियों के लिए काफी कठोर होती है, और लद्दाख में लगभग 90% किसान सिंचाई के लिए बर्फ के पिघले पानी पर निर्भर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस क्षेत्र में पानी की समस्या मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण जन्म ले रही है। पिछले 4 दशकों में लद्दाख के औसत तापमान में पहले ही 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। इससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी कम हुई है और तेजी से बर्फ पिघली है। यानी अगर तापमान में वृद्धि होगी, तो पहली बात तो बर्फबारी कम होगी, और इसके साथ साथ लगातार जो आइस मेल्टिंग का रेशियो है वो बढ़ जाएगा। यानी बर्फबारी में कमी के साथ साथ बर्फ पिघलने की दर तेजी से बढ़ेगी, तो जो बर्फ मौजूद है वो पिघल जाएंगी और वाटर में तब्दील हो जाएंगी और पहाड़ नंगे हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के उनके ऊपर बर्फ की जो चादर ढकी रहती थी वो दिखाई नहीं देगी। तो आने वाले वक्त में एक जल की समस्या दिखाई दे सकती है। साथ में भारत के उत्तरी हिस्से की अगर बात करें, तो आपका लद्दाख का रीजन ही ऐसा है जहां पर पाए जाने वाले ग्लेशियर्स जो है वो सबसे बड़े आपके शुद्ध पानी के भंडार माने जा सकते हैं। और यह शुद्ध पानी का भंडार, यानी ऐसा वाटर जो पीने योग्य है, उसकी सबसे बड़ी कमी दिखाई देगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें, तो पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियर का आवरण लगभग 20% कम हो गया है। बड़ी बात है कि लगभग 20% आवरण कम हो गया है और कुछ ग्लेशियर्स के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग ने इन ऊंचे क्षेत्रों में वर्षा पैटर्न पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया है और डाला भी है। तो इन सारी चीजों का प्रभाव लद्दाख में देखने को मिल सकता है। साथ में दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक आप जुड़े नहीं हैं चैनल से, तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यह वीडियो आपके पर्यावरण से संबंधित वीडियो है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में अगर मेंस आप लिखने जा रहे हैं तो मेंस के लिए काफी अच्छा वीडियो है, जो आपको काफी सपोर्ट करेगा। इसके बाद अगर बात करें आपके लद्दाख के रीजन में, तो नुब्रा घाटी में श्योक नदी प्रवाहित होती है और सिंधु नदी की यह सहायक नदी है।
लद्दाख की सबसे बड़ी नदियों में से एक जो रीमो ग्लेशियर से निकलती है, नुब्रा घाटी में श्योक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। लद्दाख की सबसे बड़ी नदियों में से एक है जो रीमो ग्लेशियर से निकलती है, यानी कुल मिलाकर के नुब्रा घाटी में जो सियाचिन ग्लेशियर का रीजन है, वहां से जो रीमो ग्लेशियर से यह नदी निकलती है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। इसके बाद दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI की कृषि वैज्ञानिक विभा धवन कहती हैं, यह समस्या केवल लद्दाख तक सीमित नहीं है। हालांकि भूगोल और शुष्क जलवायु परिस्थितियों के कारण लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र निश्चित रूप से अधिक असुरक्षित हैं। दुनिया में हर जगह और खासकर भारत में पानी की कमी एक समस्या बनती जा रही है। हमारे पास ग्लेशियर्स हैं जो दुर्भाग्य से तेजी से पिघल रहे हैं। इससे आपको शुरू में यह आभास हो सकता है कि पानी की अधिक उपलब्धता है, यानी अगर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो आपको लगेगा कि पानी की अधिक उपलब्धता है, लेकिन अंततः जो स्रोत है, सोर्स है, सोता है, वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो भविष्य में आने वाले वक्त में पानी की उपलब्धता तेजी से कम होगी, और जिसका प्रभाव हमारी कृषि प्रणाली पर, हमारे दैनिक जीवन पर, पीने योग्य पानी पर, औद्योगिक चीजों पर देखा जाएगा। हाल फिलहाल में सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन पे हैं, जो पर्यावरणविद हैं, और लगभग 20-21 दिन से वो लगातार आमरण अनशन पर हैं। तो सोनम वांगचुक विरोध क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं। विरोध प्रदर्शन के जरिए सोनम वांगचुक ने 4 अहम मांगे उठाई हैं, जो हैं लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, क्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची को लागू करना। अब ध्यान रखिएगा, छठी अनुसूची को लागू करना, संविधान की छठी अनुसूची जमीन की सुरक्षा और देश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की गारंटी देती है। भारत का संविधान का छठवां अनुसूची, यानी पांचवा छठवीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं, तो छठवीं अनुसूची में आपके विशेष क्षेत्रों को, उनकी सुरक्षा, उनकी जमीन की सुरक्षा, जनजातीय क्षेत्रों की सुरक्षा देने का वादा करती है, और संविधान इसके लिए काम करती है। तो अगर आपका छठवीं अनुसूची में लद्दाख को दर्ज कर दिया जाता है, तो विशेष रूप से उस पर नजर रखी जाएगी, विशेष स्वायत्तता दी जाएगी, विशेष छूट दी जाएगी, जिससे तहत वहां पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी चीजों की स्वतंत्रता कायम रहेगी। लद्दाख न्यूज में यह कहा गया है कि थ्री इडियट्स का रैंचो तो आपको याद होगा। आमिर खान का किरदार जिस शख्स से प्रेरित था, वे है शिक्षा सुधारवादी सोनम वांगचुक। लेकिन वह पिछले 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लद्दाख को संविधान की छठवीं अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने के अलावा कई मांगों को लेकर 6 मार्च से शुरू हुई उनकी भूख हड़ताल 19वें दिन में पहुंच गई है, लेकिन लगातार यह बनी हुई है, जिस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। इसके बाद सोनम वांगचुक के साथ एकजुटता दिखाते हुए कई लोगों ने 3 दिवसीय भूख हड़ताल भी शुरू की, और उसमें अगर बात किया जाए तो हजारों लोग इकट्ठा हुए उनके समर्थन में, और तपतपाती ठंड में, कड़कती ठंड में रात भर उनके साथ समर्थन में बैठे भी रहे। इंडियन एक्टिविस्ट हंगर स्ट्राइक फॉर लद्दाख ऑटोनॉमी ड्रॉस थाउजेंड्स ऑफ सपोर्टर्स, यानी हजारों लोग उनके सपोर्ट में, उनके समर्थन में मौजूद रहे, जिसके पीछे उनका स्वार्थ नहीं, जबकि इस देश के क्लाइमेट को बचाया जाना महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देश के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद का यह आंदोलन देश को बचाने, देश के ग्लेशियर्स को बचाने, और देश में पानी की समस्या को बनाए रखने के लिए या समाप्त करने के लिए, पानी की समस्या भविष्य में ना हो, इसके लिए यह आंदोलन किया जा रहा है। इसके बाद विरोध प्रदर्शन के जरिए सोनम वांगचुक ने 4 अहम मांगे उठाई। लद्दाख को राज्य का दर्जा, क्षेत्र में संविधान की छठी अनुसूची को लागू करना, संविधान की छठी अनुसूची जमीन की सुरक्षा और देश के जनजातीय क्षेत्रों की स्वायत्ता की गारंटी है। साल 2019 में केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं। वांगचुक की मांग है कि लेह और कारगिल जिले के लिए अलग अलग लोकसभा सीट हो, और लद्दाख के लिए अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन भी होना चाहिए। वांगचुक का दावा है कि केंद्र शासित प्रदेश के टैग के कारण लद्दाख का औद्योगिक शोषण हो रहा है, जो हिमालय क्षेत्र के नाजुक परिस्थितियों को, पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइनें ये हैं जो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।
कि लद्दाख को जब आपका यूटी का दर्जा दिया गया है, तो वहां पर कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो वहां पर जो औद्योगिक कल खार कल कारखाने या औद्योगिक कार्य से जुड़ी हुई चीजें हो रही हैं, उस पर वांगचुक जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह ना करे, इसे बचाने का प्रयास करे और इसको बचाने के लिए बेहतर तरीके से कार्य करे। और बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे विशेष दर्जा दिया जाए, जिससे यहाँ पर पाया जाने वाला जो पर्यावरण का क्षेत्र है, पर्यावरणीय क्षेत्र है, पारिस्थितिकी क्षेत्र है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, जो ग्लेशियर्स हैं, उनके साथ पहाड़ हैं, कोई भी छेड़खानी ना की जा सके। स्पष्ट रूप से कमजोर दिख रहे वांगचुक कहते हैं कि खुले आसमान के नीचे यह जलवायु तेजी से भारत सरकार को छठी अनुसूची के तहत नाजुक पारिस्थितिकी और अद्वितीय स्वदेशी जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए किए गए वादों की याद दिलाने के लिए है। खास करके आपको फंडामेंटल राइट भी पता होगा, जिसमें आर्टिकल 29 और 30 में विशेष रूप से आपके कल्चर और संस्कृति की बात की गई है, उसकी सुरक्षा की बात किया गया है। कुछ यहाँ पर छठवीं अनुसूची की डिमांड की जा रही है। अब ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम क्या होंगे? उन्होंने अभी चेतावनी दी कि पिघलते ग्लेशियरों का असर 2 अरब लोगों पर पड़ेगा। लद्दाख और आसपास के हिमालय के ग्लेशियर ग्रह का तीसरा ध्रुव है। इसमें ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार है और 2 अरब लोगों को भोजन मिलता है, जो ग्रह की कुल आबादी का एक चौथाई हिस्सा, यानी भारत की कुल आबादी और आसपास का तिब्बत का क्षेत्र और पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि का क्षेत्र इसमें जोड़ा है उन्होंने। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मानव गतिविधि के कारण कार्बन उत्सर्जन के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसके कारण क्लाइमेटिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लगातार पिघल रहे ग्लेशियर का नजारा देख सकते हैं कि बर्फ की चादर एकदम कमजोर हो चुकी है। आपको मिट्टी का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा कि जहां पर लगातार बर्फ जमी रहती थी, वहां पर आपको सॉइल दिखाई दे रहा है, मिट्टी दिखाई दे रही है इस क्षेत्र में सामान्य रूप में। तो ये जो मिट्टी से ढके हुए क्षेत्र हैं, यदि बताते हैं कि आने वाला वक्त बेहतर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लद्दाख की नाजुक परिस्थितियों में खनन और उद्योगों की अनुमति दी गई, तो कुछ ही समय में ग्लेशियर पिघल जाएंगे। वाहनों से निकलने वाला धुआं सफेद चमचमाती बर्फ पर बैठ जाता है, इससे बहुत तेजी से पिघला देता है। यदि यह जारी रहा तो हम जलवायु शरणार्थी बन सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि पूरे उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों से लेकर बसंत तक पानी के भंडार नहीं होंगे। उनके पास केवल वर्षा होती है, जो अनियमित और भरोसेमंद नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि छठी अनुसूची बीजेपी द्वारा पूर्व में किया गया वादा है। वांगचुक जी ने कहा, हमें औद्योगिक और खनन लॉबी के हमलों से भगवान शिव के निवास की रक्षा करने की जरूरत है। हम मानते हैं कि कैलाश के रीजन में जो कराकोरम का रीजन है, जो कैलाश उसका हिस्सा है, शिव का निवास स्थल माना जाता है, तो सामान्य रूप में भगवान शिव के निवास स्थल की बात की जा रही है। लेकिन ये वास्तविकता है कि आने वाले समय में यहाँ पे औद्योगिक कल कारखानों को और वाहनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर भरपूर मात्रा में यहाँ पर हमने औद्योगिक कल कारखाने लगाने शुरू कर दिए, अन्य सारी चीजें कर दी, तो क्लाइमेटिक रीजन से तापमान में वृद्धि की दर से आपके ग्लेशियर्स के भंडार खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे और लगातार पीछे की तरफ ढकेले जा रहे ग्लेशियर्स, यानी उनमें बर्फ की कमी से आने वाला वक्त भारत के लिए ही नहीं, वरन आसपास के सारे क्षेत्रों के लिए एक बड़ी समस्या क्रिएट करेगा। वो जलवायु की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, पीने की पानी की समस्या होगी, दैनिक जीवन के पानी की समस्या होगी, कृषि से संबंधित समस्याएं होंगी, नदियां सूख जाएंगी, तो ये सारी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तो वांगचुक जी का यही कहना है कि इन सभी चीजों को हमें बचाया जाना चाहिए और इसके लिए केवल सरकार ही नहीं, जन जागरूकता की भी आवश्यकता है और जन जागरूकता के माध्यम से सरकार पर दबाव बना करके विशेष रूप से ये कार्य किया जाना चाहिए। अब जलवायु परिवर्तन का असर देखिए कि पहले तो ग्लेशियर्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जहां पर थोड़ी बहुत बर्फबारी दिखती थी। आज के समय में यह है कि सैकड़ों किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं बर्फ, यानी वर्तमान की स्थिति यह है कि बर्फ दिखाई ही नहीं दे रही है, बर्फ की चादर लगातार कम होती जा रही है, जिसका असर क्लाइमेट पर भविष्य में पड़ना स्वाभाविक है।
इसके बाद बात करते हैं तो लद्दाख लगभग 45,000 वर्ग मील में फैला है। इसमें लद्दाख रेंज शामिल है जो कराकोरम रेंज का दक्षिण पूर्वी विस्तार ऊपरी सिंधु नदी घाटी है। लद्दाख विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है। इसकी प्राकृतिक विशेषताओं में मुख्यतः ऊंचे मैदान और गहरी घाटियां शामिल हैं। ऊंचे मैदान का प्रभुत्व पूर्व में है जो पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दक्षिण पूर्वी लद्दाख में रूपसू स्थित है जो लगभग 13,500 फीट की समान ऊंचाई वाली बड़ी खारी झीलों का एक क्षेत्र है। रूपसू के उत्तर पश्चिम में स्थित जास्कर रेंज एक दुर्गम क्षेत्र जहां लोग मवेशी ठंड के कारण साल भर घर के अंदर ही रहते हैं। इसके बाद जास्कर का अपवाह जास्कर नदी द्वारा होता है जो उत्तर की ओर बहती हुई लेह के नीचे सिंधु नदी में मिल जाती है। लद्दाख के मध्य में उत्तर की ओर लगभग 9,000 और 15,000 फीट की ऊंचाई पर घाटी के गांवों में रहने वाले किसानों द्वारा खाद और सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती है। चरवाहे ऊपरी घाटियों में झुंड चराते हैं जो खेती के लिए बहुत ऊंचे हैं। लेह लद्दाख का सबसे सुलभ शहर है। श्रीनगर से 160 मील पूर्व में स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद लद्दाख की जलवायु ठंडी और शुष्क है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3 इंच 80 मिलीमीटर है। महीन सूखी परतदार बर्फ अक्सर होती है और कभी-कभी भारी मात्रा में बर्फ गिरती है, लेकिन लगातार बर्फबारी में कमी हो रही है। वनस्पति घाटियों और आश्रय वाले स्थानों तक ही सीमित है, जहां इमली, जीनम जीनस टैमरिक्स की झाड़ियां, फर्ज जिसे गोरसे भी कहा जाता है, फलियां परिवार के कांटेदार पौधे और अन्य पौधों की रुकी हुई वृद्धि बहुत आवश्यक जलाऊ लकड़ी की आपूर्ति करती है। मुख्य उत्पाद के रूप में गेहूं, जौ, बाजरा एवं एक प्रकार का अनाज, मटर, सेम और सलजम है। कपड़ा और अन्य वस्त्र प्राथमिक निर्माता के रूप में या निर्यात के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पशुपालन, भेड़ पालन सामान्य रूप में बेहतर तरीके से बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ में जब लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट का जो असर है, उसका जो प्रभाव है वो पशु पक्षियों पर भी पड़ेगा और छोटी छोटी क्लाइमेटिक जो पक्षी हैं वो इससे प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो गौरैया जैसी हजारों पक्षी जो आपके घर की शोभा बनाते हैं, जब वैश्विक तापन होगा, क्लाइमेटिक असर होगा तो इनका अस्तित्व खतरे में होता चला जा रहा है। हमने आपने देखा भी है कि घरों में रहने वाली ये छोटी सी स्पैरो, छोटी सी गौरैया आज धीरे धीरे विलुप्ति की कगार की तरफ बढ़ती चली जा रही है। इसकी संख्या में तेजी से गिरावट हो रही है। इसके पीछे पर्यावरण में बढ़ने वाला तापमान तो है ही, पर्यावरण में परिवर्तन तो है ही, साथ में हमारे रहने के जीवन यापन के तरीके का बदलाव भी इसे प्रभावित कर रहा है। लगातार बन रहे पक्के मकान और यह छोटी सी चिड़िया जो मानव के साथ ही रहना पसंद करती है, मानव समुदाय के बीच में ही रहना पसंद करती है, आज अंतिम जीवन स्थिति को लेकर के, अपने जीवन और अपने अस्तित्व को लेकर के खतरा महसूस कर रही है। इन सब पर भी हमें विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जो अविरल जल की धारा है, यानी कुल मिलाकर के नदियों की धारा का समापन हो जाएगा अगर क्लाइमेटिक रीजन इसी तरह बदलता रहा और तेजी से जलवायु परिवर्तन होता रहा, ग्लेशियर्स पिघल गए, ग्लेशियर्स में नई बर्फबारी, नई बर्फ की चादर नहीं पड़ी, तो आने वाले वक्त में जो नदियों की धारा है वो समाप्त हो जाएगी, जिसे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि बहता हुआ जो नीर है, बहता हुआ जो जल है, वो तेजी से समाप्ति की कगार की तरफ बढ़ेगा, जो सामान्य रूप में अगर हम चाहें इस अविरल सम बढ़ती हुई धारा को बनाए रख सकते हैं हमारे क्रियाकलापों के माध्यम से, हमारे कार्य प्रणाली के माध्यम से। साथ में अगर बात करें तो क्या होंगे भविष्य के संकट और क्या बेहतर उपाय किए जाने चाहिए, यानी बेहतर उपाय और ग्लेशियर्स को सुरक्षित रखने के लिए, इस पूरे लद्दाख रीजन को सुरक्षित रखने के लिए, इस पश्मीना भेड़ को सुरक्षित रखने के लिए और बेहतर तरीके से इस क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें आपको स्वतः प्रयास करना होगा। इन प्रयास में क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि आपको इस पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर मैं बात करूं,
पर्यावरण को बचाने के लिए आप पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से प्रयास करें, क्योंकि जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। पेयजल की उपलब्धता सुरक्षित हो पेयजल की उपलब्धता सुरक्षित हो सके, पीने का पानी सुलभ हो सके इन ग्लेशियर्स के माध्यम से, इसके लिए हमें जलवायु परिवर्तन पर रोकथाम लगानी होगी और लद्दाख जैसे क्षेत्र को सुरक्षित रखना होगा। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बरकरार रहे। सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा कहती है कि हमें एक ऐसे विकास की आवश्यकता है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन्हें बचाए रखते हुए कार्य किया जाए, जिसलिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें विकास की धारा को चुनना चाहिए। भविष्य के लिए जल की सुरक्षा आवश्यक है। हरित एवं पर्यावरण हितैषी विकास की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास आज की जरूरत है, उसे मना नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की मनाही होना चाहिए जहां पर पर्यावरण हित विकास की धारा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हों। पर्यावरण हितों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण हितैषी विकास की धारा को चुना जाना चाहिए। और साथ में लगातार वैश्विक तापन के कारण जो पृथ्वी की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है, पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में लगने वाला है, उसे हमें आपको बचाना होगा। जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापन के प्रभाव से जो मानव जीवन प्रभावित हो रहा है, पूरी अर्थ या पूरी धरा प्रभावित हो रही है, इस प्रभाव से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। तो इस प्रकार से ये आज का वीडियो रहा, जो लद्दाख और उससे के क्लाइमेट से, पर्यावरण से संबंधित है। तो इस वीडियो में हमने विभिन्न चीजों को, भिन्न भिन्न प्रश्नों को जाना और सोनम वांगचुक जी को जाना कि उनकी मांगे क्या हैं, जायज मांगे क्या हैं, जिसे सरकार को स्वीकार किया जाना चाहिए और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ही कोई विकास की धारा तय की जानी चाहिए, जिससे हमारा भविष्य यानी मानव जीवन का भविष्य खतरे में ना हो। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हैव अ गुड डे। बाय बाय दोस्तों।